जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े 8 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 81। आज के लेक्चर में होम असाइनमेंट एज यूजुअल डिस्कस करेंगे और फिर जो हमारा चैप्टर 18 इंटरनल ऑडिट वाला पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि रिलेट कर रहे हैं हमारे चैप्टर 17 यानी रिलेटेड पार्टी से। असाइनमेंट किया आप लोगों ने? शाबाश शाबाश। क्वेश्चन 3 सबसे पहले रिक्वायरमेंट कैले evaluate the above transaction and discuss the course of action that the audit team should take। कह रहा बताओ, एनालाइज करो इस सिचुएशन को, ये क्या प्रॉब्लम है, किस चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट है, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, यानी इस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा। और ये मैंने आपको बताया था कोर्स ऑफ एक्शन में ऑडिट प्रोसीजर भी शामिल होते हैं और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी शामिल होता है। कोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू ऑडिट प्रोसीजर प्लस इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट अगर रेलिवेंट हो। लेकिन यहां पे उसने क्लियरली लिख दिया है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। इस लाइन का मतलब क्या है? इम्पैक्ट और रिपोर्ट नहीं लिखना, हमने सिर्फ प्रोसीजर्स ही लिखने हैं। सिचुएशन को एवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है और उसके प्रोसीजर लिखने हैं। मार्क्स ठीक ठाक है, 12 मार्क्स। तो मुझे लग रहा है एक से ज्यादा इशू होंगे। स्टेट द रिप्रेजेंटेशन विच योर फर्म शुड ऑब्टेन फ्रॉम BCL। रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से ऑब्टेन करते हैं, ये आपको पता है क्या? मैनेजमेंट से। अच्छा, और क्या ये पता है कि आपको ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं? गोइंग कंसर्न में हो सकता है कोई और हो, सब्सिक्वेंट इवेंट में कुछ और हो, रिलेटेड पार्टी में कुछ और हो, और बाकी अदर एरियाज में कुछ और। तो कह रहे हैं इन सिचुएशन से रिलेटेड क्या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे वो बताएं। ठीक है जी, पढ़ते हैं। अभी तो हमें सिचुएशन ही ना पता कौन सी वाली है। Your firm is the statutory auditor of Bashu Clothing Limited for the year ended 31st December 22. BCL is a manufacturer of activewear. The draft financial statement show profit before tax of rupees 300 million. Profit before tax किस लिए बता रहा है? TRLT कैलकुलेट करने के लिए। During the audit, it was observed that there was an outstanding receivable of rupees 0.3 million from Shigar Private Limited (SPL) since June 22. कह रहा है जून 22 से, अब ये क्या है, दिसंबर 22, एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 0.3 मिलियन। On inquiry, the management informed your team that this represents a receivable from SPL for management services related to supply chain management and human resource management। वो कह रहे हैं भाई ये तो हमने SPL को कोई मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की थी, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस है। कैसे? हाँ जी, उनका काम मैन्युफैक्चरिंग है और क्या कर रहे हैं वो? सर्विसेज प्रोवाइड करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक चीज तो हमने ये नोट कर ली कि ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। डन जी। फिर इसके बाद कह रहा है फर्दर इंक्वायरी रिवील्ड दैट SPL वाज रेफर्ड टू BCL बाय वन ऑफ BCL's डायरेक्टर हु आल्सो होल्ड्स अ सेम पोजीशन इन SPL। अब पता चला कि जी SPL को रेफर किया था एक कॉमन डायरेक्टर ने जो कि BCL में भी डायरेक्टर है और SPL में भी डायरेक्टर है। ये लाइन क्वेश्चन की सबसे अहम है जिसने हमें बताया है किस चैप्टर की तरफ जाना है। किस चैप्टर की तरफ जाना है? रिलेटेड पार्टी, क्योंकि इससे पता चला कॉमन डायरेक्टरशिप एसोसिएटेड कंपनीज है। ये तो चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ लिया था ना, कॉमन डायरेक्टर्स हो तो एसोसिएटेड कंपनी होती है। तो ये एसोसिएटेड कंपनी है। अब हमें पता है, और एसोसिएटेड कंपनी या तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आती है। इससे पता चला रिलेटेड पार्टी। दिस वाज बिकॉज SPL इज ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एंड रिक्वायर्ड असिस्टेंस इन सेटिंग अप दीज डिपार्टमेंट्स, और इन डिपार्टमेंट्स को सेटअप करने में उसे असिस्टेंट चाहिए। अच्छा चलिए, ये रिलेटेड पार्टी एवेल्युएट कर लिया हमने, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। एवेल्युएट करने में ये भी बताना होता है प्रॉब्लम कंसेप्ट कौन सा है और उसकी मटेरियलिटी को भी डिस्कस करना होता है, याद रखिएगा। एवेल्युएट करने में ये भी बताना है कि प्रॉब्लम किस एरिया की और मटेरियल। तो मटेरियलिटी को डिस्कस करें, मटेरियल के इमटेरियल, क्वांटिटेटिवली इमटेरियल है लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इसलिए। ठीक है, तो ये मटेरियल हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये बता दिया, मटेरियल बता दिया। अब डिस्कस द कॉस्ट ऑफ दैट आइटम। इसमें सिचुएशन कौन सी इन्वॉल्व है? तरतीब से सोचे, रिलेटेड पार्टी के हवाले से हमारे पास टोटल 5 सिचुएशन थी। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की टू इंश्योर कंप्लीटनेस, जिसका पर्पस होता था कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई तो आइडेंटिफाई हो जाए। और फिर 4 सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले केसेस थे।
मुझे बताइए क्या पहले वाला जो केस है प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी वो इसमें लिखेंगे, वो इसमें लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? यानी प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी लिखेंगे, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, एक होता है प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, एक है प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, आइडेंटिफाई करने के बाद। यहां पे टू वाले प्रोसीजर नहीं आएंगे, टू आइडेंटिफाई क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है भैया, आइडेंटिफाई प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो आइडेंटिफाई होगी ना। तो हमने आइडेंटिफिकेशन के बाद वाले प्रोसीजर की तरफ जाना है कि पहले वाले? जब रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए तो हमने उसके बाद वाले प्रोसीजर की तरफ जाना, पहले वाले तो नहीं। अच्छा बाकी के चार में देखें कौन कौन से वाले थे। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, दूसरा कौन सा था? ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और तीसरा रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, और फोर्थ मैनेजमेंट की पोजीशन दैट ट्रांजैक्शंस आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस। ठीक है जी। अभी ये अब हमने डिसाइड ये करना है कि इन चार में से कौन सा या कौन कौन से वाला रिस्क यहां पे रेलिवेंट है प्रोसीजर। क्या क्वेश्चन में वो कहीं पे अंदाजा हो रहा है कि मैनेजमेंट ने हमें बताया या हमने खुद आइडेंटिफाई किया है एज ऑडिटर? हाँ, इट वाज ऑब्जर्व्ड, इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट नहीं है, या मैनेजमेंट इन्फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्लियरली उसने नहीं बताया कि मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया। ऑब्जर्व का मतलब हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, उससे पता चला। तो क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट के प्रोसीजर यहां पे रेलिवेंट होंगे? बिल्कुल। किस लफ्ज की वजह से? देखिए अजीब सा लफ्ज, यानी इसका ऑडिट से कोई ताल्लुक भी नहीं है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये आपको इंडिकेशन क्या दे रहा है? क्या आपने खुद से ये इशू आइडेंटिफाई किया है, मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो पहले वाले प्रोसीजर पे क्या ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर आएंगे? बिल्कुल वो भी आएंगे। हाँ जी। और फिर एंड पे अगर बाकी और कुछ प्रोसीजर भूल जाएं, आपको 3 प्रोसीजर तो आपको मैंने बताया, वो तो हर सूरत में आपने लिखने याद है कौन से? अप्रूवल, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स। क्लियर जी? पार्ट ए आपको लगता है कि 12 मार्क्स के साथ सफिशिएंट है? इवेल्युएट के मेरे ख्याल है 2 नंबर होंगे, शायद कोई 6 के करीब मार्क्स होंगे शायद, वो प्रोसीजर जो आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी से, और मेरा ख्याल है 4 के लगभग प्रोसीजर नंबर होंगे आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के। तो रीजनेबल मार्क्स पूरे हो जाते हैं, ऐसा ही है। नेक्स्ट पार्ट बी, स्टेट द रिप्रेजेंटेशन विच योर फर्म शुड ऑब्टेन फ्रॉम बीसीएल। अच्छा आप नोट करें, उसने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, कल हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसने ये नहीं कहा मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन क्या ऑब्टेन करोगे, ये भी नहीं कहा 2-4 भी गवर्नर से। नोट करें जरा इसको, क्या पूछा है? कंपनी से, जेनेरिक वर्ड यूज किया। तो कौन सी वाली रिप्रेजेंटेशन लिखनी चाहिए? मैनेजमेंट वाली, 2-4 भी गवर्नेंस वाली, दोनों वाली? दोनों वाली। क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 4, इवेल्युएट देखिए इवेल्युएट और एनालाइज, ये अल्फाज तो समझ लीजिए अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लें कि ये पेपर में उसने यूज करने ही करने हैं, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल करता है रिक्वायरमेंट में और पता नहीं चलने देता कि मेरा क्वेश्चन किस टॉपिक है। इवेल्युएट द अबव सिचुएशन, एनालाइज द अबव सिनेरियो, इवेल्युएट द अबव रिलेटेड पार्टी। अच्छा ये वैसे उसने हेल्प कर दी हमारी, रिलेटेड पार्टी का लफ्ज रिक्वायरमेंट में लिख दिया, हमारी हेल्प हो गई। कैसे हेल्प हो गई? पता चल गया, हमें खुद से बता दिया। रिलेटेड करता नहीं होता वैसे, चले कभी आसान सवाल भी बन जाता है। एंड सजेस्ट एनी 8 की ऑडिट प्रोसीजर दैट योर टीम शुड परफॉर्म इन दिस रिस्पेक्ट, और कोई सी 8 प्रोसीजर बताए जो कि परफॉर्म करने चाहिए। आइए जरा पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सिडार लिमिटेड सीएल, योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व्ड दैट मैनेजमेंट ने नहीं बताया, हमने ऑब्जर्व किया। कोई ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑब्जर्वेशन है ना हमारा प्रोसीजर। Your audit team observed that CL has sold one of its freehold lands to Maple Limited MPL at a loss of rupees 10 million. Loss of rupees 10 million. अच्छा, अगर ये लैंड ना कोई और एसेट होता ना, तो मैं इसे डेप्रिसिएशन के रिस्क की तरफ ले जाता कि लगता है डेप्रिसिएशन सही चार्ज नहीं करते, इसीलिए डिस्पोजल के ऊपर सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है। याद है ना, इंडिकेशन बताई थी। लेकिन ये लैंड है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होती ही नहीं। हाँ, अब ये है प्रॉब्लम।
आपने कभी देखा कि कोई लैंड बाय की हो, कुछ सालों बाद उसकी कीमत गिर गई हो? अमूमी तौर पे नहीं होता, अमूमी तौर पे नहीं होता। तो इसका मतलब है मुझे मुझे अब एक और रिस्क मेरे जहन में आ रहा है, क्या? ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है। Your team's further investigation of the matter and reading of the minutes of the board meeting revealed that a director of CL holds 20% shareholding in MPL, which makes this entity as CL's related party. खुद बता दिया, नीचे भी बता दिया, ऊपर भी बता दिया। ऐसे करता नहीं होता, वैसे दिल में आई होगी उसके कि रिलेटेड पार्टी बन गई है। MPL वुड पे 30%। अब एक तो मसला सामने आ गया, क्या? हमने ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली जो कि नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट है, वो रिस्क आ गया कि नहीं? आगे चलें, कह रहे MPL वुड पे 30% ऑफ द कंसिडरेशन इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। अब बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बन रही है कि नहीं बन रही? क्यों? सेल ऑफ लैंड तो हो जाती है, इसमें क्या मसला है? भाई ऐसे थोड़ी होता है कि 30% अभी दे दे और बाकी 5 सालों में दे, ऐसे नहीं होता। महीने, 1.5, 2 महीने, 3 महीने का टाइम होता है नॉर्मली, बस इससे ज्यादा पेमेंट का टाइम नहीं होता प्रॉपर्टी की डीलिंग में। तो ये तो ट्रांजैक्शन, 2 रिस्क आ गए इसमें, कौन कौन से? आर्म लेंथ बेसिस, 2 रिस्क। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, और नंबर 2 ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही कवर हो जाता है वो, ये पॉइंट कि हमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना। क्लियर जी? रिसीवेबल का ट्रीटमेंट, हाँ ये इंश्योर, वो प्रोसीजर में आप लिख देंगे कि हमने इंश्योर करना है रिलेटेड पार्टी से जो रिसीवेबल है वो अलग से डिस्क्लोज हुआ हो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड होता है। वो हम प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर लिख लेंगे, ठीक है ना? इसलिए 4 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे साबित होगा दोनों एंटिटीज रिलेटेड पार्टी है। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस वगैरह या फर्दर इंफॉर्मेशन देगा उससे आपने ये पहचानना है कि हमने जो एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाली सेशन और 4 दूसरी, इनमें से कौन सी एप्लीकेबल है इस केस में। ये 8 है, इसके बाद required explain any concern you would have as the auditor regarding the action taken by JJ to protect its profit। पता नहीं JJ कौन है, पता नहीं क्या एक्शन लिया है, रिक्वायरमेंट से नहीं समझ आ रही, कहां से पता चलेगा? Your audit firm has conducted the external audit of JJ Limited for the past 4 years and issued an unqualified opinion each year. JJ provides flight services to travel companies mainly in Western Canada। फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट्स डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ ए सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल। दिस ईयर द कंपनी प्रेसिडेंट रिटायर्ड एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट जेजे एक्वायर्ड 100% ओनरशिप ऑफ ए स्मॉल ऑयल कंपनी कॉल्ड एक्स ऑयल इनकॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रॉफिट फ्रॉम इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस। उन्होंने कहा वो कंपनी खरीद लेते हैं जिसे हमने फ्यूल खरीदना होता है। 100% शेयर खरीद लिया कंपनी ने, तो उसकी क्या बन गई? सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक्स ऑयल वाज फॉर सेल बिकॉज इट्स प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल वाज टू स्मॉल टू कम्पीट विद लार्जर मल्टीनेशनल कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री। बड़ी कंपनी को कम्पीट, एक दो कंपनी को तो सप्लाई कर ही सकती है हमें। JL एक्सपेक्ट्स बेटर प्रॉफिट इन द फ्यूचर बिकॉज इट कैन बी गारंटीड ए स्टेडी सप्लाई ऑफ फ्यूल फॉर इट्स एयरप्लेन्स। बताइए क्या कोई कंसर्न है आपको इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड? क्या कंसर्न है? एक तो कंसर्न ये होगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है कि अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, ये इसकी सब्सिडरी है, हमें उस लिहाज से पूरे ग्रुप का ऑडिट करने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी ग्रुप लेवल पे, लेकिन ये हमारे सिलेबस से बाहर है। जो हमारे सिलेबस में कंसेप्ट है वो कौन सा इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड? कि ये रिलेटेड पार्टी बन चुकी है, अब इसके साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। हमने इंश्योर करना है कि उनको क्या किया जाए, 3 बातें तो कम से कम लाजमी इंश्योर करनी है। ट्रांजैक्शन की अप्रूवल हो, प्रॉपर काउंटिंग हो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे लिए कंसर्न का बायस है, ठीक है। सिर्फ इतना उसने कंसर्न पूछा है, सिर्फ कंसर्न बताएंगे। उसने आगे को
क्या पूछा है? क्या हमसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है? कोर्स ऑफ एक्शन पूछा, एक्शन का लफ्ज लिखा तो हुआ है। हाँ, उसने पूछा है जो कंपनी ने एक्शन लिया है उसके नतीजे में आपका कंसर्न क्या है। हमने कंसर्न बताना है, हमने एक्शन नहीं बताना। वो कुछ स्टूडेंट होते हैं सादा से, वो कहते हैं सर एक्शन है तो एक्शन लिखा क्यों नहीं आपने सर? इनोसेंट से बेचारे। अच्छा सच में कहते हैं, मजाक नहीं, आप मजाक समझे, कहते हैं एक्शन लिखा हुआ सर आपने प्रोसीजर क्यों नहीं लिखा। चलिए ये क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं हम आगे। वो ट्रांसफर प्राइसिंग वो थोड़ा डिटेल में डिस्कशन में ले गया, वो उसको ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलिए, अब जो चैप्टर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, आज एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे 18 का। मैं उसका ओवरव्यू पहले आपको दे दूं, फिर प्रोजेक्टर से ओवरव्यू आपको देता हूं, फिर उसके बाद बोर्ड से उसको हम पढ़ते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के वर्क को यूज करना है, अगर आपने इंटरनल ऑडिटर से हेल्प लेनी है तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका क्या है? हाँ, उनके ऑलरेडी किए हुए वर्क को यूज कर लें। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने उसको अपनी टीम में ऐड कर लें। उसे कहे काम अपना अपने पास रखो, उधर अपने डिपार्टमेंट में रखे आओ, बस तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुमसे अपनी डायरेक्शन सुपरविजन में जो भी काम करवाना होगा काम करवाएंगे। ये दो। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक तरीकाकार पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा था स्पीड थोड़ी हम क्या रखेंगे, स्लो रखेंगे। ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ एक। क्या? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी इंटरनल ऑडिटर जो है इसके ऑलरेडी किए हुए वर्क को यूज करना। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन डिसीजन है, कुछ छोटे मोटे हैं। मेन डिसीजन क्या है? जब आपने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया, अच्छा ये डिसीजन कैसे करते हैं, ये ऑडिटर की अपनी जजमेंट होती है, ये समटाइम लीगल रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कुछ जगहों पे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की इजाज़त तो होती है, डायरेक्ट असिस्टेंस की इजाज़त नहीं होती कुछ कंट्रीज़ में। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में होती है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी हम देखते हैं, और इसके अलावा ऑडिटर की अपनी जजमेंट होती है। फिर देखते हैं डायरेक्टर ने इजाज़त दी कि नहीं दी। आपको पता है डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए डायरेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ती है, उनके लोगों को इस्तेमाल करें ना। तो बहरहाल अगर आपने हालातों वाकयात को सामने रखते हुए फैसला किया इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, तो आपने तीन बड़े फैसले क्या करने हैं और कुछ छोटे छोटे मैटर्स कौन से हैं जिनको कंसीडर करना है वो सुन लें। सबसे पहले जब आपने कहा हाँ जी हमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, जिस दिन ये फैसला किया आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1, इवेल्युएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसे इवेल्युएट करना है ये कैसा है, क्या ये इस काबिल भी है कि नहीं कि हम इसके वर्क को यूज कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही थका डिपार्टमेंट है, ना कॉम्पिटेंट है, ना इंडिपेंडेंट है, ना कोई इनकी सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है, तो हमने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? इवेल्युएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। जिस बंदे के काम को भी यूज करना हो ना, उस बंदे को भी इवेल्युएट करते हैं, वो कैसा है, उसके काम को भी इवेल्युएट करते हैं, काम कैसा है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? इवेल्युएट इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसमें कौन सी चीजें चेक करेंगे? नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। 3 चीजें। तरतीब आगे पीछे प्रॉब्लम कोई नहीं है, मतलब इनकी तरतीब आगे पीछे प्रॉब्लम नहीं है। मेन कंसेप्ट जो है ना 1 2 3, इनमें तरतीब लॉजिकल हो तो बेहतर है। रिक्वायर्ड उसमें भी नहीं है लेकिन बेहतर है कि सबसे पहले क्या करना है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को चेक। उसमें क्या चीज चेक करनी है, क्या मौजूद है? कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंस कैसे पता चलेगा आपको कोई पर्सन कॉम्पिटेंट है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? बताएं, किताब को छोड़े बताएं, कैसे पता चलेगा पर्सन कॉम्पिटेंट है? कितना कैसे पता चलेगा काबिल कितना काबिल है? ये कौन कौन सा थर्मामीटर लगाएंगे उसके पता चलेगा ये ब्लड प्रेशर हाई है तो कॉम्पिटेंस का लेवल भी हाई है। क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे, एक्सपीरियंस वगैरह देखेंगे, काम कितना किया। हाँ जी, ये चीजें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उनकी मेंबरशिप डिफरेंट बॉडीज के साथ। ठीक है, एक बॉडी है जैसे हमारी बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पाकिस्तान में ICAP, तो इंटरनल ऑडिटर की भी एक बॉडी है गालबन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर IIA।
ठीक है, क्या क्या इस डिपार्टमेंट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, टीम मेंबर्स हैं सफिशिएंट कि ये काम अपना अच्छे तरीके से कर। ये है कॉम्पिटेंस। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इंडिपेंडेंस समझ। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर कौन सा कंसेप्ट छुपा हुआ है? ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। क्यों? इंटरनल ऑडिटर तो कल आपने बोला था इंडिपेंडेंट होता ही नहीं एंटिटी से, मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट। अब मुझे खुद से बताइए, मैनेजमेंट से कितना ऑडिट पढ़ा है आपने? अब तो आपको कंसेप्ट खुद से अंदाजा लगा लेना चाहिए क्या कह रहा होगा। हमने ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर चेक करनी है। कैसे चेक करनी है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन या डिपार्टमेंट कब ऑब्जेक्टिव होगा? जब वो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो, डायरेक्ट सिर्फ दोस्त आदमी गवर्नेंस के इन्फ्लुएंस में हो। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट को वैल्यूएट करेंगे। इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करने में कौन कौन चीजें देखनी है हमने? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच का मतलब क्या है? काम करने का तरीकाकार कैसा है? क्या रैंडम तरीके से तो काम नहीं करते, जब दिल किया जो दिल किया कर लिया। या सिस्टमैटिकली काम करते हैं, जैसे हम एक्सटर्नल ऑडिटर सिस्टमैटिकली काम करते हैं। कैसे? पहले वर्क को प्रॉपर्ली प्लान किया, फिर परफॉर्म किया, जब परफॉर्म कर रहे होते हैं गाइड किया, सुपरवाइज किया, उसके वर्क को रिव्यू किया, जो कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए उसको डॉक्यूमेंट किया। ऐसा नहीं कि ज़बानी कलामी चलते फिरते प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। ऐसा है क्या? ये ऐसी कैजुअल अप्रोच नहीं चलती। अप्रोच कैसी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने वैल्यूएट करनी, जैसे हम एक्सटर्नल ऑडिटर। तो स्टेप नंबर 1 में इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या? फिर डिसाइड करना है हमने किस एरिया में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है। भाई इंटरनल ऑडिटर फर्ज करे पास हो गया, जज़ाकल्लाह, इंटरनल ऑडिटर पास हो गया यानी गुड निकला, कंपिटेंट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच भी है। अब क्या हर एरिया में उसे काम करवा ले, खुद सीट पे बैठ जाए, चाय का कप हाथ में सीट पे, चलो भाई इंटरनल ऑडिट वालों काम करो तुम सारे, ऐसे होगा क्या? देखिए, मेजर पार्ट ऑफ द वर्क आपको करना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंशियल वर्क हम खुद करेंगे। शेयर होल्डर ने हमें अपॉइंट किया, उनको नहीं किया, तो कुछ काम उनसे करवाएंगे। अच्छा, जो उनसे काम करवाएंगे वो कौन सा होगा? आगे गैस करें, गैस करें। जो ज्यादा रिस्की होगा, जो ज्यादा जजमेंट्स वाला होगा, वो कौन करेगा? वो तो हम करेंगे। ये चीज पहुंच गया, कंसेप्ट पे पहुंच गए। और जो रूटीन नेचर का होगा, जिसमें लो रिस्क होगा, ठीक है, आगे 2-3 एग्जांपल भी देगा, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट आपने पिक कर लिया। सेकंड, अभी सिर्फ मेन कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा। पहला स्टेप क्या था जब हमने फैसला किया यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का? वैल्यूएट करेंगे इंटरनल फंक्शन को। भैया कैसा है कि यहां से केस, इस चैप्टर, इस आज के लेक्चर में एक ही केस स्टडी वो मूवी तौर पे पूछता है, और वो यही है कि किसी इंटरनल डिपार्टमेंट के बारे में बता देगा और कहेगा इसको वैल्यूएट करो, इसकी कंपिटेंस को भी वैल्यूएट करो, ऑब्जेक्टिविटी को भी करो, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को भी करो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या? वो पास हो गया यहां से, दूसरे नंबर पे क्या करें? एरिया डिसाइड करना कि किस एरिया में इसके वर्क को यूज करना है। बंदा ठीक है, चाहे बेहतरीन क्यों ना हो, हमने याद रखे रिस्की एरिया जिसको नहीं देने, जजमेंट वाली ये असूल याद रखिएगा। हाई रिस्क हाई जजमेंट हम, लो रिस्क लो जजमेंट वो दे दे, ठीक है। और ओवरऑल ज्यादातर काम हमने करना। तीसरा, वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क। अच्छा, बंदा भी ओके था, हमने उसको लो रिस्क वाला एरिया दे दिया, हमने कहा है भाई ये काम, सॉरी हमने, उसने ऑलरेडी किया हुआ काम, मैं भूल गया था, हमने बंदा इंटरनल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है, कंपिटेंस ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है। हमने कहा लाओ भाई कौन कौन से एरिया में काम किया? उसने कहा सर हर एरिया में काम किया। हमने कहा हर एरिया में नहीं चाहिए, लो रिस्क लो एरिया वाले काम ले आओ, एक्सपेंसेस वाला ले आओ। उसने कहा सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला ले आए। मैं कहा नहीं 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 नहीं, वो तो हमारे लिए बड़ा ही इतना अहम है, उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर था, वो हम खुद कर लेंगे, बेफिक्र हो जाओ। उसने कहा अच्छा रिस्क ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किया वो ले आओ। हमने कहा ना 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 ना, फ्रॉड भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वो भी हम काम करेंगे। तुम ऐसा करो, परचेज इनवॉइसेस जो चेक की है ना रूटीन की, वो ले आओ, एक्सपेंसेस वाले ले आओ। इन्वेंट्री में जहाँ पे छोटे छोटे वेयर हाउस है ना, छोटे छोटे, वहाँ पे तुमने जो चेकिंग शेकिंग की होगी वो डॉक्यूमेंट में, बड़े बड़े पे नहीं, वहाँ पे हम खुद है, हाँ जिनका स्टॉक कम है, क्योंकि हम 100% नहीं ना करते,
हम बड़े बड़े वेयर हाउस यहाँ पे इसको वहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं, तो जो छोटे छोटे हैं रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन चलो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया, कुछ ना कुछ 2-4 मसले निकालने ही होंगे, पिक कर लेना चाहिए कि नहीं? सारी इन्वेंट्री हुए नहीं, जिसमें जजमेंट कम। ठीक है जी, रूल ध्यान में रखना है, लो रिस्क लो जजमेंट, और ज्यादातर काम हमने करना। अब वो जो उसका काम है, क्या हमें उसके काम को चेक करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दुकान तो ऊंची दुकान हो, पकवान फीका हो? ऐसा हो सकता है कि बंदा तो बड़ा बेहतरीन है, कॉम्पिटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, काम फारिग किया उसने, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, बल्कि बहुत ज्यादा चांस है कि हो सकता है। ठीक है, बहरहाल तो हमें इसीलिए स्टैंडर्ड ने पता है क्या उसने कहा, ये ना वैल्यूएट कर लो उस बंदे को, डिसाइड कर लो एरिया, फिल्टर कर लो किस में काम कर, किस में उसका जो वर्क यूज करेंगे उसको वैल्यूएट करना है, सही किया है कि नहीं। ये 3 बड़े एरियाज हैं, ये है जिनको मैंने फोकस करना रहा। बाकी तो छोटे छोटे भी 2-3 डिसीजन हो रहे हैं, छोटे छोटे। क्या वो कहता है, डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन। कहता है जब आपको पता है ना कि स्टार्ट ऑफ द ऑडिट आपका इरादा है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, तो बजाय ये कि एंड में जाके उसे कहें भैया अपना काम दिखाओ, शुरू में ही उसके साथ कोई गपशप लगा ले, भाईजान सैंपल सिलेक्शन मेथड कौन सा यूज करते हो? ब्लॉक, मेहरबानी ब्लॉक नहीं करना, वरना आपका काम हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हमें तो मन, तो ऐसा करो तुम ब्लॉक सिलेक्शन जो ना वो ना करो, रैंडम कर लो। फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह के डिसीजन। अच्छा ऐसा करो, सैंपल सिलेक्शन मेथड तो चलो वो हो गया, मटीरियलिटी लेवल क्या रखा? इतना नहीं है, बहुत ज्यादा मटीरियलिटी लेवल है, तो 10% ऑफ प्रॉफिट नहीं 5% कर लो ना, हमारा भी भला हो जाएगा। भाई डिस्कस करने में क्या अर्ज है? मानी नहीं मानी तो ना, हमने तो काम करना ही करना है। तो बताइए क्या ये डिस्कशन करने से टाइमली बेसिस के ऊपर इंटरनल फंक्शन डिस्कशन करने के कोई फायदे हैं? बिल्कुल फायदे। क्या फायदे हैं? करेक्शन राइटर, इसको मैं पहले आपको पढ़ा दूं क्योंकि ये छोटा है, ये रिप्रोडक्शन रेटे वाला है। क्या क्या डिस्कशन कर सकते हैं? नेचर एंड टाइमिंग ऑफ इंटरनल से पूछ सकते हैं भैया क्या क्या काम करते हो, आपके स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं कहेगा नहीं हम तो वो काम करते हैं जो डायरेक्टर बोले, डायरेक्टर ने बोला है कि बैलेंस शीट की आइटम को चेक करना है, इनकम स्टेटमेंट को नहीं करना, हम तो वही करते हैं। हो सकता है डायरेक्टर ने स्कोप में सारी चीजें बता दी, आपको पता है ना इंटरनल ऑडिट का स्कोप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, हमने कितनी ऑडिट कवरेज करनी है। मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लैब उसके साथ डिस्कस करेंगे। सैंपल साइज मेथड, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, हम उनसे पूछेंगे भैया आप हर चीज डॉक्यूमेंट करते हैं? याद रखिए हमारे लिए हर चीज डॉक्यूमेंट करना लाजमी है। ठीक है, हर चीज डॉक्यूमेंट करना लाजमी। आपने देखा कभी कोई ऐसा डॉक्टर जो कि ज़बानी कलामी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दे? नहीं, इनफॉर्मली एक दूसरे को चाहे आप कर देते हो। कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर कभी नहीं ऐसा करेगा, हमेशा क्या करेगा? उनकी रिक्वायरमेंट है, हमारे स्टैंडर्ड फील्ड में भी रिक्वायरमेंट है, जो काम करो डॉक्यूमेंट जरूर करो। हम इंटरनल, लेकिन इंटरनल वालों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चाहे ज़बानी कलामी करे, क्योंकि उनके ऊपर तो ISS अप्लाई नहीं ना होते। तो हमने क्या करना है, उनसे पूछना है भैया आपके क्या आप अपना जो वर्क करते हैं डॉक्यूमेंट करते हैं, आपके वर्क को कोई दूसरा बंदा रिव्यू करता है सीनियर क्या नहीं करता? ये हमने करने हैं। तो ये चीजें उसके साथ डिस्कस करेंगे ताकि पता चल जाए कि वो उसका वर्क हम कितना को मतलब कंपैटिबल है हमारे स्टैंडर्ड के साथ। कम्युनिकेशन में 2-4 वीक गवर्नेंस से कम्युनिकेशन करेंगे। अच्छा क्या हमें ये कहना चाहिए 2-4 वीक गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हुए, सर हमारा इरादा है, प्लान है, हमारा इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करेंगे, ठीक है, कि हमें उनसे रिटर्न फॉर्म में कोई NOC भी ले लेना चाहिए? किस चीज का? वो कहेंगे वो तो ऑलरेडी किया हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क डायरेक्टर्स को कब पड़ेगा? जब डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे। इसमें बता देना काफी है, एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट इन्फॉर्म दो चार्जिंग अबाउट द प्लान रिलायंस एंड वर्क टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड ऑडिट अप्रोच। इजाजत लेने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत, समझ रहे? वो जब आएगा ना डायरेक्ट असिस्टेंस, उसमें इन्फॉर्म भी करते हैं
इजाजत भी लेते हैं, इसमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इसको फर्क नहीं ना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी उन्होंने काम किया, वही हमें दे रहे हैं इंटरनल ऑडिट वाले। क्या हमें कुछ मैटर डॉक्यूमेंट करने चाहिए? वो कह रहा है बिल्कुल डॉक्यूमेंट करो। क्या डॉक्यूमेंट करो? इंटरनल ऑडिटर की जो ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, डिसिप्लिन अप्रोच आपने वैल्यूएट करी है, इसको डॉक्यूमेंट करो। नेचर एंड इंटरनल ऑडिट वर्क यूज, रीजन फॉर रिलायंस, कौन से एरिया में आपने उसके वर्क को यूज किया है और उसकी रीजन क्या है। और तीसरा क्या है कि आपने उसकी एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करने के लिए क्या कहा। यानी वही जो मेन 3 स्टेप्स है ना हमारे इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करने वाले, वो उसने कहा उसको डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है जी। तो ये इस पेज के ऊपर तो जो कंसेप्ट है वो तो छोटे छोटे कंसेप्ट, वो आपको समझ आ गए, डिस्कस कर लो इंटरनल ऑडिट वालों के साथ। आप ही की आसानी है, इसमें भी आप ही का फायदा है। 2 चाबी गवर्नर से क्या करें? कम्युनिकेशन क्या है? उसकी परमिशन, कम्युनिकेशन कंफर्म करना, और फिर जो भी आपने काम किया होगा उसको डॉक्यूमेंट करना है। मेन काम क्या किया होता है? 3 ही काम किए होते हैं। कौन से काम किए होते हैं इंटरनल ऑडिट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट में? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट करना है, वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है, सॉरी इंटरनल ऑडिट को वैल्यूएट करना है, वर्क डिसाइड करना है किस एरिया में यूज करना है। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं। वो किधर चले गए ये? तो सबसे पहले सबसे अहम कौन सा? सबसे अहम केस स्टडी, यहां पे इसके साथ चाहे लिख ले, ये केस स्टडी के लिए अहम है। क्या करेगा? आपको किसी इंटरनल ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और कहेगा इसको इवैल्यूएट करो। आपने इसे इवैल्यूएट करना होगा। किस किस चीज को वैल्यूएट करना होगा? ऑब्जेक्टिविटी को भी, कॉम्पिटेंस को भी, सिस्टमैटिक एंड। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, आपने बताना है यस ऑब्जेक्टिव के नो ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चीफ इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू 2 चाबी गवर्नर्स। और अगर चीफ इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन में आपने पहचानना है इसको। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट डिसाइडेड बाय ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। यस के नो? और स्कोप डिसाइडेड बाय सीएफओ? नो। ओके। इंटरनल ऑडिटर को मैनेजरियल रोल भी दे दिए। उन्हें कहे सुबह आपने ऑडिट करना है, सुबह आपने मैनेजमेंट का काम करना है, रिकंसिलिएशन बनानी है, शाम को फिर इंटरनल ऑडिट का काम करना है, उस रिकंसिलिएशन को चेक करना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। क्या ही बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किया है, अच्छा लगा। फिर से क्या, अगर इंटरनल ऑडिट वालों को मैनेजरियल ड्यूटीज दे देंगे तो क्या होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो जाएगा, इसलिए वो नो है। और अगर उनका काम अलग रखा भाई, वो खुद, ये स्टॉक काउंट में भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने स्टॉक काउंट उसी वेयर हाउस मैनेजर से करवाया जो कस्टडियन है, तो क्या वो कभी चोरी बताएगा जो करता रहा है? नहीं बताएगा। अपने काम में गलती नजर नहीं आती, ये असूल आपको पता है ना। इंटरनल ऑडिटर को रोटेट करना चाहिए 3, 4, 5 साल बाद, उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दे। क्यों? फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है, एक ही पोजीशन पे बैठ। ठीक है। जैसे हमारा क्लाइंट मैनेजमेंट के साथ आता है, इंटरनल ऑडिट का भी आ सकता है। हायरिंग, प्रमोशन, रिम्यूनरेशन जो है ये सीईओ को डिसाइड करना चाहिए। सीईओ नहीं करना है। क्यों? सीईओ करेगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको? सीईओ की बात मानने का फिर जाहिर है, जिसने तरक्की देनी है, जिसने पैसे देने, उसी बंदा बात मानता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ ओपन इजाजत दे दिया है इंटरनल ऑडिटर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर आपसे पूछे बेफिक्र होकर बताए। ठीक है। यहां पाबंदी लगा दी है, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर जो पूछे ना, पहले डायरेक्टर से इजाजत लेनी है, फिर बताना है, वरना नहीं बताना। ये रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब है कुछ फिशी गड़बड़। शाबाश। मेंबरशिप एंड कंप्लायंस विद प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी के साथ कंप्लायंस, मेंबरशिप है जैसे आई कैप, इसकी सीपीडी एक्टिविटीज। प्रोफेशनल बॉडीज के साथ अगर आपकी मेंबरशिप हो तो ये क्या समझते हैं कि वो पर्सन, ये कंपिटेंस में भी आ सकता है, कंपिटेंट भी है और ऑब्जेक्टिविटी भी है, क्योंकि उनके कुछ ऑब्जेक्टिविटी की भी रिक्वायरमेंट्स होती
ये ऑब्जेक्टिविटी। कंपिटेंस में क्या देखेंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन कितनी है, फाइनेंशियल आईएफआरएस का नॉलेज है या नहीं, उसको आईएफआरएस का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं इंटरनल ऑडिट वाले को। और हमसे पूछे ये IAS 8 क्या होता है, ये IAS 2 में क्या लिखा हुआ है, बाबा समझ गए भाई, आप जाएं अपना काम करें, हमारे काम करें। एडिक्वेट रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, हायरिंग पॉलिसी। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच का मतलब वही वर्क किस काम करने का तरीका कार क्या है, प्रॉपर्ली प्लान हो, डॉक्यूमेंट हो, सुपरवाइज हो, रिव्यू, यानी जिस तरीके से ऑडिटर काम करते हैं ना उसी तरीके से करना। इंटरनल ऑडिटर की क्लियर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, प्रोसीजर, मैनुअल होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज वर्किंग पेपर होने चाहिए, ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से काम चल रहा हो। फिर नीचे क्या, नीचे उसने असूल लिखा है। जब आप ये वैल्यूएट कर लेंगे तो अगर आपको लगे कि इंटरनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंपिटेंस नहीं है, लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस या सिस्टमैटिक नहीं है, तो क्या करें। अच्छा, वैसे आपको किताब में एक लाइन बता दी, आपको समझ भी आ गई होगी, लेकिन प्रैक्टिस में ये फैसला करना आसान होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ फैक्टर यस के होते हैं, केस स्टडी में भी ऐसा होगा, कुछ फैक्टर नो के होते हैं। तो आपने फिर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे फैसला करना होता है? अगर ज्यादा पॉइंट्स यस वाले हैं, यस, ज्यादा पॉइंट नो वाले हैं। वैसे हमारे लिए जो ज्यादा अहम होता है ना इसमें, वो ऑब्जेक्टिविटी है। बाकियों के ऊपर हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर नहीं करते। अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई से क्या मुराद है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ देखिए, एग्जाम में आपने ये देखना है कितने प्लस पॉइंट है, कितने माइनस, क्योंकि इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्ट्रेंथ भी बताओ, वीकनेस भी बताओ। मतलब यहाँ पे जब आपसे इंटरनल फंक्शन इवैल्यूएट करवाएगा तो आपने क्या करना है, फिर प्लस वाले पॉइंट्स भी लिखने, उनकी अलग लिस्ट बना लीजिएगा, नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी लिखे, उनकी लिस्ट, और फिर देख लीजिएगा किसके ज्यादा, गिनती गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, बस 5 वाला क्या है, यस, स्ट्रेंथ 5, स्ट्रेंथ वाले पॉइंट ज्यादा आपके हम रिलाई कर लेंगे, लेकिन मॉडरेट करेंगे, एक आधी इस तरह की लाइन लिख दीजिएगा, हाँ, कि जब बहुत ज्यादा एरियाज पर नहीं करेंगे। दूसरा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, भाई पास हो गया, फर्ज कीजिए यहां से उसने पासिंग मार्क्स ले लिए, मोर देन 50% मार्क्स ले लिए, पास हो गया जी, आगे चले। अब कौन सा एरिया में इसके वर्क को यूज करना, ये एग्जाम्पल दे रहा है। रूल, पहले रूल बताया फिर एग्जाम्पल दिया। रूल क्या है, लो रिस्क लो जजमेंट, मिनिमल जजमेंट मतलब लो जजमेंट, टिपिकली इंक्लूडिंग, यानी किन किन एरियाज। अब ये एग्जांपल कौन सी दे रहा है, जिनमें वर्क को यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल से ऑलरेडी जो उसने मैनुअल वगैरह बनाए होंगे, डॉक्यूमेंट्स किए होंगे, सिस्टम एक्टिविटीज कैसे चल रही है, उनको यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं। रिस्क असेसमेंट करके अगर इंटरनल ऑडिटर ने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किए हुए हैं, किए होंगे कि नहीं, यूज कर लें। एक रिस्क भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ ना, हमें तो बैठे बैठाए मिल रहा है, फायदा ही है, नुकसान नहीं है। रिस्क असेसमेंट में इसकी वर्किंग यूज कर लेंगे। टेस्टिंग, ऑपरेटिंग फैक्टर, क्या इसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करने होते हैं? वो याद है कल स्कोप ऑफ एक्टिविटीज में पढ़ा था, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो इसने अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए जिनमें कंट्रोल्स वीक थे, हम कहेंगे रेडीमेड वीक कंट्रोल मिल गए, रेडीमेड, काम आसान हो गया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी जैसे वेरिफिकेशन के जो प्रोसीजर है, ये याद रखिएगा, एक क्लाइंट था हमारा, वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता, जो आपको पता है रूल ये है कि जो डायरेक्टर्स बोले वही ये काम करते हैं। एक क्लाइंट था हमारा, उसमें इंटरनल ऑडिटर का काम था, हर रोज की सारी एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करते थे, वो स्कोप ऑफ वर्क बनाया था। तो मुमकिन तौर पर इंटरनल ऑडिटर जो है वो हो सकता है 100% वेरिफिकेशन कर रहे हो, हमने आपको बताया सैंपल बेस पर करनी होती है। तो अगर कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी उन्होंने ट्रांजैक्शन को वो डिटेल में चेक कर रहे हैं, हम ठीक है भाई, रेडीमेड, आप वो काम तो हमने करना था चेकिंग का, ये 10 इनवाइसेस हमने चेक करनी थी, आपने ऑलरेडी चेक किया, ले आए इधर, ले आए। उसका काम ऐसा हो गया जैसे हमारा काम है, फोटोकॉपी करवाएं वैसा हो गया जैसे हमारा काम है। लेकिन इतना आसान नहीं, आपको पता है बैक एंड पे पहले हमने उसको वैल्यूएट किया, फिर उसके बाद और ये भी हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं ना ये एरिया, इनमें जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है, लो रिस्क लो जजमेंट। अगर किसी एरिया में हाई रिस्क है या जजमेंट हाई है तो उसमें आप ये
वर्क यूज नहीं कर सकते उसका। ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट्स जिनमें लो जजमेंट लो रिस्क हो, यानी अमाउंट्स कम, थोड़ी बड़ी इन्वेंट्री। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू आउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टेस्ट ऑफ डिटेल का एक स्टेप होता है कि हम ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए भी करते हैं, इसको वॉक थ्रू टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे एरियाज है जिनमें इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज, लेकिन याद रखे कोई भी लिस्ट कंप्लीट लिस्ट नहीं होती ऑडिट में। ये उसने एग्जांपल्स दी हैं, कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इन एग्जांपल के अलावा भी एरियाज हो सकते हैं सिचुएशन जिनमें वर्क, और इवन इन एग्जांपल में भी हो सकता है कि आप इसके वर्क को यूज ना करें। जैसे वो कह दे कि फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट में उसके यूजर को यूज कर सकते हैं। और भाई इंटरनल ऑडिटर ने असेसमेंट किया हमारा कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है, कोई रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल नहीं है, क्या हम ये इनकी रिस्क असेसमेंट यूज कर लें? हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड तो बहुत हाई लेवल है, हाई लेवल है, नहीं करना, नहीं करना। हाँ जी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और हमने कहा ना 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 ना, सोचना भी ना, वो तो स्टैंडर्ड ने चीख चीख के 3-4 दफा बोला है, क्या डायरेक्ट होना चाहिए, उसमें क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं करना। समझ रहे हैं? अल्टीमेट ये एग्जाम इनका है, इनकी हैसियत एग्जाम्पल की है। रूल क्या है? लो रिस्क नो एरिया। फिर उसके वर्क को हमने वैल्यूएट करना है, भाई उसको भी कर लिया, एरिया भी डिसाइड कर लिया, तो उसको वर्किंग पेपर लेके एज इट इज एक्सेप्ट कर ले? ना ना ना, क्या करे? उसके वर्क की एडिक्वेसी चेक करे। कैसे पता चलाएंगे इंटरनल? अच्छा पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इसका जवाब इंटरनल ऑडिटर के केस में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक्सपर्ट जो पढ़ना है हमने उसके केस में डिफरेंट। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क की डिटेल चेकिंग कर सकते हैं? एक है क्या चेक करना है। भाई पहले स्टेप बाय चलते हैं। पहला सवाल सिंपल, क्या हमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को चेक करना चाहिए कि जो वो दे एज इट इज एक्सेप्ट कर ले? चेक करना चाहिए। दूसरा सवाल, मैं आपको क्या बताऊं? सिर्फ ये बताऊं कि क्या चीजें चेक करनी है उसके वर्क में, कि ये भी बताऊं कैसे करनी है? क्या चीजें चेक करनी है बस यही बताऊं? कैसे चेक कर ये भी बताऊं? सुने, फिर सुने, क्या चीजें चेक करनी है, कैसे करनी है, क्या चीजें चेक करनी है, कैसे, क्या करनी है? एक्सटर्नल ऑडिटर एवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये ज्यादा है, हमें एग्जाम में कम नंबर का क्वेश्चन पूछे सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बताओ, ज्यादा नंबर के साथ पूछे तो सारा बताओ। एक्सटर्नल ऑडिटर एवेल्युएट्स इंटरनल वर्क टू इंश्योर इट इज एडिक्वेट बाय कंफर्मिंग, क्या वर्क को प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यू किया था, डॉक्यूमेंट किया था कि नहीं किया था, रैंडम चलते चलते तो नहीं काम कर लिया था, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किया था, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड भी हमें कहते हैं हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर करोड़ों की अमाउंट है तो आपने 2-4 हज़ार की चेकिंग करके कहा सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंक्लूजन जो ड्रॉ किए हैं वो वर्क परफॉर्म के साथ मैच करते हैं, यानी जो आपने ऊपर वर्क परफॉर्म किया, जो एविडेंस मिला, वर्क परफॉर्म किया हमने, पेरोल की चेकिंग की हमने, लगभग 60% अमाउंट को कंफर्म किया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। उससे पता चला कि 4 घोस्ट एम्प्लॉइज फेक एम्प्लॉइज आइडेंटिफाई हुए, और कंक्लूजन में हमने लिख दिया कि सब कुछ ठीक है, कोई एक्शन की जरूरत। क्या हो सकता है कि जो काम किया हो उससे एविडेंस कुछ और मिला हो, कंक्लूजन कोई और हो जाए? आप सोचोगे इतनी बड़ी बूंगी कैसे मार सकते हैं? मार सकते हैं, इतनी बड़ी बूंगी। मसले मसाइल आइडेंटिफाई होते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालो, मिट्टी को। प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है। बाज़ का तो कॉम्पिटेंस लेवल लो हो ना, बहुत ही लो, उस वजह से होता है कि मिस स्टेटमेंट सामने नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, इसलिए तो उसने अलग अलग पॉइंट दिया है कि देखो वर्क प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म हुआ है, एविडेंस ऑब्टेन किया है, और जो कंक्लूजन दिया है वो एविडेंस के मुताबिक दिया हो। और अगर कोई एक्सेप्शन आई है, जैसे पेरोल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, तो फिर क्या उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट और रिजॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए।
ठीक है जी, ये समझ आ रहा है? 4 पॉइंट्स। एडिक्वेसी ऑफ वर्क को कैसे ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में सबसे अहम ये है। केस स्टडी में आपको आज के लेक्चर में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम पॉइंट कौन सा बताया? इवैल्यूएटिंग इंटरनल फंक्शन। रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम पता है कौन सा? ये 3, इवैल्यूएट एडिक्वेसी। चारों पॉइंट्स पढ़ के देखिए, समझ आती है? हाँ, कंक्लूजन एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स मैच द वर्क परफॉर्म्ड, यानी ऊपर जो आपने वर्क परफॉर्म्ड किया है ना, जिस नतीजे पे पहुंचे हैं नीचे, वो वर्क परफॉर्म के साथ मैच होना चाहिए। मैंने एक स्टूडेंट का टेस्ट किया, 100 मार्क्स का टेस्ट है, मैं चेक कर रहा हूं, 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, 37 मार्क्स, पास। प्रोसीजर परफॉर्म किया मैंने? क्या मेरे प्रोसीजर और जो मेरा कंक्लूजन है मैच कर रहे हैं? यही कह रहा है, मैच करने चाहिए। 50% से कम मार्क्स है तो कंक्लूजन, प्रोसीजर परफॉर्म करके 50% से कम मार्क्स है तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? अगर आपको कोई वर्क परफॉर्म करके मिस स्टेटमेंट नजर आई है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो आपका कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए कि सेटिस्फैक्ट्री, या लिखना चाहिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, नीड्स टू बी करेक्टेड? क्या लिखना चाहिए? मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट। यही कह रहा है, जो वर्क करे और जो कंक्लूजन लिखे वो आपस में मैच करता है। और अगर कोई एक्सेप्शन सामने आई, ये तो आपको पता, इजी पॉइंट। अच्छा, ये कैसे वैल्यूएट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि वर्क प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म किया गया है? कैसे पता चलेगा आपको कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ? सही काम, इन शॉर्ट भाई इंटरनल ऑडिट वालों ने काम सही किया कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? इन शॉर्ट सम अप कर रहा हूं इस सारे चारों पॉइंट को। हाँ, इंटरनल ऑडिट को कैसे, भाई ये चीजें चेक करनी है। कैसे करनी है? कैसे करनी है? डॉक्टर ने बोला अपने असिस्टेंट को, भाई ये मरीज का बुखार चेक करो, वो आगे से अगला सवाल क्या पूछेगा? मुझे सिखा रहे हैं, सीखने आया हूं, तो ये भी बताएं कैसे चेक करना है। पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है? वो क्या, वो थर्मामीटर पकड़ो, लगाओ इसके साथ, पता चल जाएगा अभी। अब वो आपको बता रहा है कि आपने चेकिंग कैसे। कह रहा है रीपरफॉर्म, इंटरनल ऑडिटर ने जो परफॉर्म किया हुआ है काम, उसको रीपरफॉर्म दोबारा कर ले। ये सुनते ही एक स्टूडेंट उठा, दीवार में टकरे मारना शुरू। असल में नहीं, ऐसे कहानी बना रहा। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? उसने कहा सर अगर रीपरफॉर्म ही करना था तो ये सारी साइंस ऊपर क्यों करवाई? हाँ, पूरी लाइन, शाबाश। टेस्ट इंटरनल ऑडिटर वर्क ऑन सैंपल बेसिस। फिर उसने कहा नहीं ठीक है सर, ठीक है, हम वापस टक्कर को क्रेडिट कर दिया, पहले डेबिट किया था, क्रेडिट कर। इंक्वायरी कर ले, पूछ ले। क्या इंक्वायरी? भाई काम ठीक ही है ना, प्रॉपर रिव्यू हुआ था कि नहीं आपके काम का? किसी सीनियर बंदे ने रिव्यू किया था? वो कहे नहीं मैं खुद ही सीनियर हूं, समझ ले, रिव्यू नहीं हुआ। इंक्वायरी करे, पूछे सवाल जो आप पूछे, यही ऑब्जर्व करे। इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है, उसको देखे कैसा काम कर रहा है। हाँ, एक तरफ टिक्कू मार रहा है, दूसरी तरफ मूवी चल रही है, ऐसे टिक, ऐसे भी काम होता है। जैसे आपकी पढ़ाई होती है ना, इस तरीके से प्रैक्टिस में आप ही लोग जाके प्रैक्टिस में काम करेंगे तो वही आदतें, वही आप, वही मोबाइल, वही काम, ऐसे इधर से टिक 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 टक 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 टक। ऐसे अगर आपने देखा ऐसे काम हो रहा है, फौरन क्या करें? दौड़ लगा दे। ऐसे इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करना है क्या? नहीं करना। इंस्पेक्ट करें, उसने जो वर्किंग पेपर बनाए हुए चेक कर लें, डॉक्यूमेंट किए हुए कि नहीं किए हुए, कोई रिव्यू करने वाले ने साइन किए हुए ऊपर, क्या जो प्रोसीजर परफॉर्म किया और नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है मैच करते हैं? मैच करते हैं। वो प्रैक्टिस में आपको एग्जांपल दे दूं, मिलियंस का फ्रॉड था वर्किंग पेपर के ऊपर, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके बता रहा हूं। वो था क्राइटेरिया ऑपरेटिंग लीज का। क्राइटेरिया में उसने बताया हुआ है कि वो जो है ऑपरेटिंग लीज है, क्राइटेरिया, नीचे कंक्लूजन में क्या लिख दिया? फाइनेंस लीज है। ये लो, कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। क्राइटेरिया में वो अगर इसी एग्जांपल को आई क्या पूछे, वो डेवलपमेंट कास्ट की कैपिटलाइजेशन की कंडीशन है ना, वो कंडीशन पूरी नहीं, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। याद है केस स्टडी 50 मिलियन कम पड़ गया था, क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। नीचे उसने क्या लिखा है? क्राइटेरिया मेट, डेवलपमेंट कास्ट इज एप्रोप्रिएट, करेक्टली कैपिटलाइज्ड। हाँ, ऊपर कुछ एविडेंस कुछ और कह रहा है। ये चीजें देखनी है।
ठीक है। और एंड में एक जनरल रूल बता रहा है कि आपने ये काम करना है, किस हद तक करना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर की वैल्यूएशन के ऊपर। अगर तो इंटरनल ऑडिटर अच्छा है, काम में लेस रिस्क है, तो आपके ये जो काम वैल्यूएशन करनी है ये भी हल्की आंच पे होगी। लेकिन अगर वैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट से पता चला कि उसके पॉइंट जो हैं वो 4-5 गड़बड़ वाले हैं, मतलब मेजोरिटी ठीक है लेकिन 4-5 गड़बड़ वाले हैं, एरिया में भी पता चला रिस्क जो है वो हाई तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, तो फिर जब आपने इवैल्यूएट करना है एडिक्वेसी ऑफ वर्क को, तो क्या कर देना, थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है ना। यानी चेकिंग करनी है बंदे के लिहाज से, कंपिटेंट बंदा हुआ तो चेकिंग कम। भाई क्लियर, ये था इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ। देखें टोटल 6 कंसेप्ट है इसमें, 3 के अहम है, 3 रूटीन वाले। रूटीन वाले कौन से थे भला? वो कम्युनिकेशन वाला, डिस्कशन वाला, डॉक्यूमेंटेशन वाला। और अहम वाले कौन से थे कि जब इंटरनल ऑडिट का वर्क को यूज़ करना है, इवैल्यूएट करेंगे उसको, उसके वर्क को डिसाइड करेंगे एरिया कौन सा देना है उसको, और इवैल्यूएट करेंगे उसके वर्क। समझ आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये था हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। जी हाँ जी। नहीं 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 नहीं, काम करना नहीं, काम कर लिया होगा लेकिन हमें आदतें जाती नहीं है ना जल्दी। अगर हमारे ये एंड 31 दिसंबर 25 तक का ऑडिट करना है, जनवरी में वो जनवरी का काम कर रहा होगा, वो पिछले साल का नहीं कर रहा होगा, लेकिन जनवरी में जिस तरीकाकार से काम कर रहा होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि पिछले साल में वो इसी तरीकाकार से काम कर रहा होगा। ये करना, ठीक है जी। और अगर सेम ईयर में आप चले जाते हैं, इंटायर मार्ट भी तो हम करते होते हैं, फिर तो वो डायरेक्टली रेलिवेंट हो जाएगा उसी साल के लिए, वो भी हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, इसमें केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा शायद एक, वो जरूर करना है आपने केस स्टडी। हाँ क्वेश्चन 4 शायद वो लाजमी करना है, लाजमी। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।